हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज का विषय है रामनवमी पर टैरो रीडिंग। भगवान राम की कृपा आपके ऊपर क्या है रामनवमी पर, एक तरह से समझें तो कि रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान राम का क्या संदेश हो सकता है, या रामनवमी पर टैरो क्या कहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, यही आज का विषय है। और आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स बनाई गई हैं, दो के दोनों के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण पाइल नंबर 1 का सिंबॉलिक रहेगा और रामचरितमानस पाइल नंबर 2 का सिंबॉलिक रहेगा। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि वाल्मीकि रामायण भगवान राम की कथा है, भगवान राम की स्टोरी संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, जो समसामयिक थे, भगवान राम के ही काल में थे। और रामचरितमानस ये खड़ी बोली में लिखा गया है, हिंदी में है एक तरह से, और इसे तकरीबन 500 साल पहले लिखा गया था। 500 ईयर्स हो चुके हैं इसको। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। दोनों पुस्तकों का भारत में और सनातन में बहुत महत्व है। दोनों ही पुस्तकें बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं और भगवान राम की कथा के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो इन दोनों को ही आज पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिंबॉलिक मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग के लिए जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, कॉल मत करिएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके भेजिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने वाल्मीकि रामायण को पाइल नंबर 1 के रूप में चुना था। मेरे बगल में वाल्मीकि रामायण की फोटोग्राफ लगा दी गई है। संस्कृत में है, तो अगर आप इसको, हो सकता है आपके घर पे हो संस्कृत हिंदी, तो ये इसे बड़ा प्रामाणिक माना जाता है। भगवान राम की जो कथा है, अलग अलग कालखंड में अलग अलग रचयिताओं ने, अलग अलग ज्ञानियों ने लिखी है। सबसे प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। उसका रीज़न यह है कि महर्षि वाल्मीकि उस समय में भगवान राम के समय में ही मौजूद थे। तो उन्होंने भगवान राम को अयोध्या के राजकुमार के रूप में एक कथा उनकी लिखी है। तो इसमें उनकी भगवत्ता की बजाय उनकी कथा के बारे में अधिक वर्णन है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज मैं एक नई टैरो डेक यूज़ कर रहा हूँ, गुड टैरोट इसका नाम है। ये इसका बॉक्स है, गुड टैरोट। तो ये अच्छा टैरो है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़े स्टिकी कार्ड्स हैं, चिपक जाते हैं आपस में, लेकिन काफ़ी बढ़िया और यूनिक डिज़ाइन किया गया है इसको। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा स्लिपरी कम है। खैर, कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है 3 ऑफ फायर। कार्ड नंबर 2 आपके लिए हाई प्रीस्टेस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए फॉर्चून्स व्हील। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है क्वीन ऑफ अर्थ। और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वाटर। टैरो में जो 4 स्वीट्स होते हैं वे सिंबॉलिक्स हैं, अर्थ, फायर, वाटर और तो अर्थ, फायर, वाटर और एयर 4 चीज़ों के सिंबॉलिक्स होते हैं। तो यहाँ पर उन सिंबॉलिक्स के नाम ही कार्ड में दे दिए गए हैं। जैसे 5 ऑफ वाटर मीन्स 5 ऑफ कप्स हो गया, 3 ऑफ फायर का मतलब हो गया 3 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपके लिए। आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी आ रही है वो आ रही है कि आप हर बार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर ले जाते हैं जो आपको एक दुविधाजनक स्थिति में फंसा दे जाए।
और जब आप एक दुविधाजनक स्थिति में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं तो वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आप अपनी योजनाओं में उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरह से योजना बनाई गई है, भटकाव आ जाता है, या ये कहें कि एक घबराहट, एक डर आ जाता है आपके मन में, और ये सिचुएशन को आपके अकॉर्डिंग चलाने में मददगार बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ आपको छोटी सी 2 चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहला कि ईश्वर की कृपा सीधी आप पर दिखती है। आज की जो रीडिंग हमारी है रामनवमी पर है, तो एक तरह से कहें तो भगवान राम की कृपा आपके ऊपर सीधी दिखती है। लेकिन इस कृपा के लिए आपको अपने जो लक्ष्य हैं, जो आप अपने जीवन में टारगेट्स बनाते हैं, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है उसको समझिए। जो टारगेट्स आप बनाते हैं उनमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। टारगेट छोटा है, बड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, उल्टा सीधा है, वटएवर जो भी है वो ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप उस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे। जैसे आप पास्ट में योजना बनाए हुए थे, पास्ट की थोड़ी बातें करते हैं। आपने एक योजना बनाई थी, लेकिन आप अपनी योजना पर, अगर एक बड़ी योजना हम कहें जो 1 साल या 2 साल की योजना थी, 2 महीने भी नहीं टिक पाए। अगर हम कहें कि आपने एक एक्सरसाइज रोज करने की योजना बनाई थी तो 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाए आप। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं 2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा है, हम तो उससे पहले ही गिर गए, उससे पहले ही हट गया फोकस। तो ये चीज़ है, जो फोकस हटा वो एक्चुअली आपने हटाया। एक्चुअली ये चीज़ें आप ही कर रहे हैं, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। जो प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल का रवैया आपका है वो सिर्फ आपका है। आप अपने प्लान पर काम करने में फेल रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हुई। अब आप कहेंगे कि उस प्लान पर जो हम फेलियर लिए, उस प्लान को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए हमने प्लान बनाया, योजना के ऊपर योजना बना दी। अब योजना के ऊपर जो योजना आपने बना दी, उस सिचुएशन में आपने चाहा कि चीज़ें थोड़ी ऑटोमेट हो जाएं। कुछ हद तक ये ऑटोमेट हो सकती है, लेकिन सिचुएशन को या उन चीज़ों को ऑटोमेट होने के लिए एक प्रॉपर समय चाहिए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि वो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो जैसे 10, 20, 50 रुपए में कहीं पहुंचाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्राइवेट टैक्सीज, जो 10 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को लेकर जाते हैं। ऑटो होता है, कुछ और भी गाड़ियाँ होती हैं। कभी कभी वो स्टार्ट नहीं होती, तो कभी कभी लोग उसको धक्का लगवाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो, देखा होगा आपने कि वो गाड़ियों में कुछ रस्सी लपेट कर खींचते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कैसे होता है? अगर रस्सी लगाकर खींचते हैं तो जो इंजन को घुमाने वाला एक यंत्र मान लेते हैं, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता उसका एक्चुअल नाम बताऊं, वो जब तक एक सर्टेन मोमेंटम में घूमना ना शुरू कर दे, इंजन चालू नहीं हो सकता। धक्का लगाने पर भी वही होता है। एक सर्टेनिटी जब तक ना बन जाए, एक नियमितता ना बन जाए जब तक, तब तक इंजन चालू नहीं होता। तो उसे या तो मैनुअली, अब जैसे सेल्फ लगाते हैं तो सेल्फ में क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट फेंकता है, उससे वो घूमता है, एक सर्टेन लेवल पर घूमता है, फिर इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके एक निश्चित समय रेखा पर, एक निश्चित आवृत्ति में, एक निश्चित परिमाण में घूमना जरूरी है। नहीं घूमेगा तो चालू नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा समय चाहिए किसी चीज को ऑटोमेट होने के लिए। एक बार इंजन चालू हो गया तो फिर चालू हो गया, फिर तो ऑटोमेटिकली घड़घड़ घड़घड़ चलता रहता है। फिर आप एक्सीलेटर लें, वटएवर जो भी करें या छोड़ दें। तो ये कहता है कि उस योजना को इस तरीके से डिजाइन करना कि चीजें थोड़ी ऑटोमेट आ जाएं, आपको समय देना पड़ेगा। जैसे अगर एक हैबिट की बात करें तो हैबिट को मेंटेन, एक हैबिट, एक नई आदत को बनाने के 3 फ्रेसेस होते हैं। 3। पहला फ्रेस होता है 21 दिन का, दूसरा होता है अप्रॉक्सीमेटली 52 डेज का, और तीसरा होता है 84 डेज का। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको रोज नहीं नहाने की आदत है, 21 दिन लगातार नहाए तो एक रोटेशन बनना शुरू होगा। लेकिन सिर्फ अभी रोटेशन बना है, फिर हट सकता है। 52 दिन पूरे हो जाएं लगातार में, तो वो रोटेशन जो उसका बना है, अब उसका मन करेगा कि मुझे डेली नहा लेना चाहिए, मन करने लगेगा। और कभी कभी मन नहीं भी करेगा, तो वो फोर्सफुली अपने आप को ले जा सकता है कि नहीं जी मुझे नहाना है।
लेकिन अगर 84 डेज बीत गए डेली, किसी को हम 84 दिन डेली नहाने के लिए फोर्स कर दें और 84 डेज बीत जाएंगे, तो 85वें दिन 85th डेज को अगर हम उसे कहें कि चलो अच्छा आज मत नहाओ, तो उसे खुद में गंदा लगेगा। उसकी जो मेंटेलिटी है वो ऐसी हो जाएगी कि उसे खुद में बुरा लगने लगेगा, अरे यार अब तो बिना नहाए रहा नहीं जाता, अब तो जाके नहा लेते हैं। ऐसे ही अगर आप खाने पीने की किसी चीज़ को छोड़ दें इंटेंशनली और 84 दिन तक ना खाएं और 84 दिन के बाद 85th डे कोई और उसे खा रहा हो, तो आपको लगेगा अरे दैया दैया कैसे खा रहे हैं ये इसको। दिमाग ही ऐसा हो जाएगा, वो ऑटोमेट प्रोसेस में आ गया। तो किसी भी चीज को जब आप ऑटोमेट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेट प्रोसेस में जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड चाहिए। मैंने 3 बता दिया आपको, 21 दिन, 52 दिन, 84 दिन, ये तीनों फ्रेसेस पार कर लीजिए, आपकी योजना ऑटोमेट मोड में आ जाएगी। एक बार अगर आपकी योजना ऑटोमेट मोड में आ जाए तो फिर अब आप कहेंगे बस अब तो फिर रीडिंग करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या होगा। नहीं, एक और चीज है, एक और ऑब्स्टेकल है, उससे पार करना है। क्या होगा, पहले पॉजिटिव वाला देगा फिर नेगेटिव वाला। पॉजिटिवली ये होगा कि जब वो सिचुएशन एक ऑटोमेट मोड में आ जाती है, तब आप उस चीज में अपने आप को लयबद्धता में पाएंगे, एक रिदम में पाएंगे, और एफर्ट बंद हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। फिर जोर नहीं लगेगा, एफर्ट नहीं लगेगा, काम शुरू हो जाएगा। जब एफर्ट नहीं लगेगा और काम शुरू हो जाएगा, तो जैसा कि हर काम में होता है, पॉजिटिव और निगेटिव सिक्का उछालिए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहां ध्यान यह रखना है कि अगर पॉजिटिविटी आ रही है देन वेल एंड गुड, और अगर निगेटिविटी आ रही है तो भी वेल एंड गुड, तब भी बहुत बढ़िया है, दोनों अच्छे हैं, बुरा कुछ है ही नहीं। कैसे, इसको समझिए, क्योंकि अब आउटकम तो आ रहा है। फिर से पीछे चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अगर आप काम को नहीं करते और तब जो निगेटिविटी आ रही है वो एक हैरेसमेंट दे रही है, दिमाग में एक एंजाइटी बना रही है कि मेरा तो काम शुरू ही नहीं हुआ, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे भाई, योजना धरी की धरी है, हम अपनी योजना पर काम नहीं कर पा रहे। ये एक गिल्ट भी बनाती है जो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को तोड़ती चली जाती है। वापिस आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो आउटकम आपके फेवर में नहीं आ रहा, पहले नहीं वाले को समझ ले, निगेटिव वाले को, क्योंकि पॉजिटिव वाले को समझाना 2 लाइन का मामला है। तो जो आउटकम नहीं आ रहा, जो डिप्रेशन बनाना शुरू करता है, वहां सबसे पहले सोचिए कि कम से कम काम मेरा शुरू हो गया, चीजें आउटपुट में आ गई। जैसे मान लीजिए आप अपने शरीर का वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, 84 दिन पूरे हो गए, अब आपका वो एक रूटीन बन गया, लेकिन वेट आपका कम नहीं हो रहा। अब रूटीन तो बन गया, कम से कम शरीर का जो वजन वहां से और इंक्रीज होना चाहिए था, अब और इंक्रीज नहीं होगा, घट नहीं रहा बस, और बढ़ नहीं रहा है। अब वहां पर आपको एक्चुअल ऑब्स्टेकल क्या है उस पर ध्यान देना होगा। आपके प्रोग्राम में, आपके रूटीन में, आपके जिसको कहते हैं ना कि एक योजना में खामियां नहीं है, अब योजना सही चल रही है। अब क्या है, अब जो बाधा है उस बाधा को दूर करें। जैसे भी हम शरीर के वजन की बात कर रहे थे, फिर ध्यान दीजिए, साइंस में समझिए कि कितनी कैलोरी मुझे ज़रूरत है, कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी बर्न हो रही है। ठीक है, जैसे मेरे जान पहचान के कोई मित्र थे, वो कई बार करते थे, जिम जाते थे और 1 घंटे की एक्सरसाइज करने के बाद जिम के बाहर मिठाई की दुकान पे जाके बढ़िया पेट भर के मिठाई खा लेते थे, रसगुल्ले को बीच से कटवा के उसमें रबड़ी भर लेते थे। तो वजन कहाँ से गिरेगा, जितनी कैलोरी अंदर बर्न करी उससे ज़्यादा आपने कंज्यूम कर ली, तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना। तो यानी अब एक्चुअल ऑब्स्टेकल, अभी तक क्या ऑब्स्टेकल था, क्या बाधा थी कि आप कार्य योजना को ही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। अब कार्य योजना एग्जीक्यूट हो गई, अब एक्चुअल बाधा को पकड़िए और उसे सिर्फ उलट दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। हेड लाना था, सिक्के में आ गया टेल, सिक्का उठाइए और पलट दीजिए, हो गया हेड। लेकिन सचमुच पलटना पड़ेगा। यह सिक्का पलटने जितना आसान नहीं है जो मैंने कहा, कहने में बड़ा आसान सा लगता है लेकिन करने में मुश्किल है। एक बार आपने इसको करना शुरू किया तो आपको फील में आने लगेगा कि अब आपके हाथ में सिचुएशन है जहां आप जैसे मोड़ेंगे मुड़ जाएगी, नहीं मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगी। अब आप मालिक हो गए और इस चीज में आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन
लो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है अगर आपने सिक्के को पड़े रहने दिया और उठा के नहीं पलटा तो। रोना शुरू कर दिया, कह रहे भाई हमने तो हेड के लिए उछाला था, टेल आ गया, अब तो सब खत्म। तो ये और डिप्रेस कर देगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आउटकम ना आए तो गड़बड़ हो। तो इस चीज को ठीक रखें। अब ईश्वर की कृपा की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो इंट्यूशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे ओरेकल कार्ड्स लेने हैं। आज की डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुए हैं, सूर्य, भगवान सूर्य। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कल की। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं अर्धनारीश्वर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता सीता। और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुए हैं पार्वती, माता पार्वती। अब जो मैंने अभी आपको बताया था, एक तरह से ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी है, लेकिन इस कृपा दृष्टि को यूज करना पड़ेगा, यूज करना आना चाहिए। एक्चुअली पड़ेगा नहीं, कार्ड कहता कि आना चाहिए। ईश्वर की कृपा होना और ईश्वर की कृपा को सही तरीके से इस्तेमाल कर ले जाना, दोनों में फर्क है। कैसे, उस चीज को समझें। जब आप अपनी शक्ति को नहीं जानते तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक आपको यह ना पता हो कि चीज़ों को यूज कैसे किया जाएगा, आपके हाथ में एक ऑटोमेटिक गन दे दी जाए लेकिन आपको मालूम नहीं इसको चलाते कैसे, तो आप सेफ्टी लॉक ही नहीं खोल पाओगे, चलेगी नहीं। जब सेफ्टी लॉक नहीं खोल सकते तो फिर वो चल नहीं सकते। या आपके हाथ में एक तलवार है लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो आप खुद को ही घायल कर लोगे। दैट मीन्स कि अब आपको ईश्वर के साथ एक डिवाइन कनेक्टिविटी लेनी होगी। यहाँ सूर्यदेव का कार्ड अपीयर हुआ है, जो भगवान राम के वंश जहाँ से शुरू हुआ है, सूर्यवंश कहते हैं उसको। तो अब चीज़ों को समझना शुरू करें कि सिचुएशन ये है कि ये शक्तियाँ या ईश्वर का जो वदरहस्त है, वदरहस्त मतलब उनका हाथ आशीर्वाद वाला, उनका वदरहस्त लगातार आपके अंदर है, आपके साथ बना हुआ है। लेकिन आपको वो चीज़ को इस्तेमाल करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। उसके लिए पहला नियम आपके पास है वो ये है, आपके लिए है कि आप स्वयं में थोड़े आत्मविश्वास को जगाएं और थोड़ा रिस्क लेने को रेडी हो जाएं। थोड़ा सा रिस्क, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला रिस्क नहीं लेना, थोड़े थोड़े रिस्क। जब आप स्वयं में आत्मविश्वास जगाते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को रेडी होते हैं, तो आप अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करेंगे। ये परिवर्तन आपकी पर्सनैलिटी में आएगा। ये परिवर्तन जो आपकी पर्सनैलिटी में आएगा, जो रिस्क की बात हमने की थी शुरुआत में थोड़े, फिर आप अपने पर्सनैलिटी में आए हुए परिवर्तन के सापेक्ष बड़े रिस्क भी ले सकते हैं। एक, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। दो, और तीसरा, लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आपके अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन आपके लिए माता पार्वती का संदेश कि प्लीजेंट वे अपना बनाए रखना है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना। फिर अकड़ नहीं जाना कि अरे अब तो हम लीडर हो गए, नहीं, ये नहीं। एक प्लीजेंट वे, जैसे ऑफिसेस में सुना होगा ना, कहते हैं कि बॉस हैं, मैनेजर हैं, लेकिन कई बार पोजीशन भले लीडर वीडर की दे दे कोई कंपनी की, भैया कोई रिक्रूटमेंट लीडर है कि टीम लीडर है कि फलाना लीडर है, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी का होना बड़ा रेयर होता है। बॉस या मैनेजर गलतियों के लिए एम्प्लॉय को जिम्मेदार ठहराता है, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, क्योंकि आप मेरे टीम मेंबर हो। आपकी गलती मेरी गलती है कि मैं चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझा पाया, एग्जीक्यूट नहीं करवाया पाया आपसे। क्योंकि लीडर मानता है कि पोटेंशियल मेरे एम्प्लॉय में है, कमज़ोर नहीं है, मेरा वे ऑफ ऑपरेटिंग टू दिस एम्प्लॉय उतना सफिशिएंट नहीं था। और जो मैनेजर या बॉस, अगर आप भी हैं तो सुने इस चीज़ को और समझें, जो मैनेजर और जो बॉस इसी स्ट्रेटजी के साथ काम करता है, उसके लिए चीज़ें उलटनी शुरू होती हैं। हर एक एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन लीडर के अंडर में जितने लोग होते हैं वो लीडर के लिए काम कर रहे होते हैं, कंपनी के लिए बाद में।
कभी कभी आप अपने ऑफिस में देखिए कि होता है ऐसा, या आप जैसे अगर एक शॉपकीपर भी हैं, आपकी दुकान पर कोई एक एम्प्लॉई आपने रखा है, तो कभी कभी आप देखिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके एम्प्लॉयज़ की या जिनके अंडर में काम कर रहे लोगों की आप गलती निकालिए तो वो उधर से बुला लेते, कहते उससे नहीं, मुझसे बात करो, उसको मत कुछ कहो, मुझसे बात करो, डायरेक्ट मुझसे बात करो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जवाब दूंगा इस चीज़ का, या मैं जवाब दूंगी इस चीज़ की। तो वो लीडरशिप क्वालिटी है जो अपने एम्प्लॉय को किसी दूसरे से डांट नहीं खाने देता। खुद डांटेगी, खुद डांटेगा, लेकिन दूसरा नहीं छू सकता। आप टच नहीं कर सकते मेरे बंदे को, मैं डांटूंगा, जो सुनाना होगा मैं सुनाऊंगा, आप मुझे बताओ। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है। तो वहाँ उस एम्प्लॉय को ये लगता है कि दूसरा पर्सन मेरी इंसल्ट नहीं करके जा सकता, और फिर बॉस के द्वारा निगेटिव बातें उसको अपने लिए गाइडेंस लगती हैं, इंसल्ट नहीं फील होती हैं। तो आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी, इनबिल्ट हो जाएगी, जो दूसरे लोगों को आपके लिए काम करवाने पर मजबूर करेगी। दैट मीन्स अब आपके रिस्पेक्ट में गेन होगा। लेकिन जो पार्वती कहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने पैर जमीन पर टिका के रखना, हवा में मत उड़ जाना, क्योंकि जब तक पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे वे आपको अपना नहीं समझेंगे, तब तक वे आपको अपना नहीं समझेंगे। और यहां आपको अपनापन बनाकर रखना है। उनको जिनको आपने इस्तेमाल करना है या किया अपने काम अपने फायदे के लिए, उनकी केयर करके रखनी है, उन्हें सहेज कर रखना है, संजो कर रखना है, क्योंकि फिर वो लोग आपके लिए लॉयल होने शुरू होंगे। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होगी। भगवान राम की विशेष कृपा आपके ऊपर लगातार बनी है। मीन्स आपको जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल मिलेंगे एक डिवाइन गाइडेंस फील हो जाएगी, मिल जाएगी, या एक डिवाइन सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये डिवाइन सपोर्ट आपकी श्रद्धा से इम्प्रूव होता चला जाएगा, और आप इस चीज़ के लिए कई बार कंफ्यूज होंगे कि चीज़ें ऑटो सेट कैसे हो रही। तो ये राम की कृपा है, वही सब कर रहे हैं। फाइल नंबर 1, आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पाइल के सिंबॉलिक के रूप में रामचरितमानस को चुना था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए रामनवमी पर टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जो टैरो डेक यूज़ कर रहा हूँ ये गुड टैरोट इसका नाम है। ये इसका बॉक्स है। ये थोड़ा स्टिकी है तो उतना आसानी से नहीं स्प्रेड होते। फिलहाल कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है 4 ऑफ वाटर। इस टैरो डेक में जो चारों स्वीट्स हैं टैरो की, वो चारों स्वीट्स किसी न किसी एलिमेंट को सिंबॉलिक करती हैं। ठीक है, किसी न किसी एलिमेंट को रिलेट करती हैं। जैसे ये है वाटर, टैरो में जो कप्स का कार्ड है वो वाटर को रिलेट करता है, तो 4 ऑफ वाटर मतलब 4 ऑफ कप्स, इस तरह से है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है मैसेंजर ऑफ एयर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ एयर। फोर्थ पोजीशन पर 9 ऑफ अर्थ, और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ एयर। एयर हाउस से 3 कार्ड्स अपीयर हुए हैं। एयर हाउस सोर्ड्स को सिंबलाइज करते हैं, या सोर्ड्स एयर को सिंबलाइज करते हैं, इस तरह से समझें। चलिए, तो एक हेजिटेशन दिखती है आपके मन में अपनी योजनाओं को लेकर, अपने भविष्य को लेकर एक चिंता दिखती है, जहाँ कई बार ऐसा होता है कि आपको मालूम होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उस चीज़ में या तो सिचुएशन को टाल देते हैं या तो टल जाने तक वेट करते हैं। तो ये दोनों तरीके से टाल मटोल का ये जो रवैया है ये सिचुएशन को थोड़ा ख़राब करता है। थोड़ा पास्ट को देखते हैं। आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप अपने आप को सेलिब्रेट कर सकें, या आप अपने अंदर एक पोटेंशियल को फील कर सकें, वो आपने एक तरह से अपनी लाइफ में वो मोमेंटम भी देखा है। आप सिचुएशन में अपने आप को अकॉर्डिंगली ढाल ले जाने में बड़े सक्षम भी हैं। आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के मामले में बहुत
जिसको कहेंगे सक्षम भी हैं और फोकस्ड हैं। आप कई बार कई सारी सिचुएशंस में बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, लेकिन दो इश्यूज होते हैं। पहला, आप एट द मोमेंट वो बात नहीं कह पाते या नहीं कर पाते। कुछ एक मामलों में समय निकल जाने के बाद आप सोचते हैं कि अच्छा इस वाले मामले पर मुझे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन अब तो समय निकल गया। तो ये जो चीज़ है, ये वाली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि आप चीज़ों को बीच में कई बार कैजुअली छोड़ दे जाते हैं। उस चीज़ को अगर आप रोक ले जाते हैं, तो जैसे अब आपके डिसीज़न वाली बात करें, आपने डिसीज़न लिया होगा, कई बार लिया है, कई मामलों पर आपने डिसीज़न लिया, लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको छोड़ दिया। अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा यहाँ से एक बार फिर पास्ट को हाइपोथेटिकली यानी काल्पनिक लें और ये माने कि आपने वहाँ पर चीज़ों को छोड़ा नहीं होता, तो आपको भी पता है आज की स्थिति अलग हो जाती, बिल्कुल डिफ़र हो जाती। लेकिन आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली नहीं मैनेज कर पाते, तो वो आपको एक प्रॉब्लम में डालती है। जैसे आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब आप एक ऐसी मेंटेलिटी में होते हैं, एक ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां आपके दिमाग में दुनिया भर के सवाल चल रहे हैं, ऑब्स्टेकल चल रहा है, और उस समय कोई निर्णय आप इंट्यूशनली नहीं, सिचुएशन को देख करके थोड़ा लॉजिक्स लगा करके डिसीजन लेते हैं, तो फिर गड़बड़ भी हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, मेस में फंस जाते हैं। तो अब उसको भी देख लेते हैं। जहाँ पर एक इंट्यूशन फील हो रहा है, भले समय सही है नहीं सही है, रिसोर्स हैं या नहीं है, उस इंट्यूशन के साथ अगर आप आगे बढ़े थे पास्ट में तो सक्सेस और मिल गई, ऑब्स्टेकल्स नहीं थे। और अगर उस इंट्यूशन को आपने वायलेट कर दिया, हटा दिया, उसको जाने दिया, तो कुछ समय बाद आपको पता चल जाता है कि इसी तरह से चीज़ों का डिसीज़न जैसा सोचा था अगर लिया गया होता तो ये सही फैसले में शामिल हो जाता। यहाँ आपको कुछ चीज़ों को ठीक से समझना और आत्मसात करना है कि पहली चीज़, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार सिचुएशन आपकी वजह से मिस हो जाती है, आप खुद ही रायता फैला ले जाते हो, समेट नहीं पाते, वो एक अलग बात है। तो वे चाहते हैं कि आप चीज़ों में अपने आप को उस तरह से ढालें जो सिचुएशन को मैनेज कर सकती है, मैनेज कर सकता है। लेकिन इस चीज़ में आपको एक तरीके से एक इनर कॉन्शियसनेस की, एक आंतरिक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। यहाँ बाहरी की ज़रूरत नहीं है, यह आंतरिक की ज़रूरत है। जब आप आंतरिक मार्गदर्शन अपना करते हैं, हालांकि यहाँ इस रीडिंग में मेरे पास हेरमिट का कार्ड अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्वीन ऑफ एयर की जो है वो वही आ रही है जो हेरमिट कार्ड अगर यहाँ होता बाई चांस तो वो बता रहा होता। तो अकॉर्डिंगली अगर आप अपना साक्षात्कार नहीं करते, अपने भीतर नहीं टटोलते, तो आपको वो निर्णय नहीं मिलेगा जो आपके भीतर दबा छिपा पड़ा है। फिर आप सिचुएशन को उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, और जब आप उस अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपके डिसीजन गलत होते हैं। फिर एक के बाद 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 क्रोनोलॉजी बन जाती है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाक्रम, ठीक है। हिंदी भी बताता चलो ना। तो उस क्रोनोलॉजी में जहां जो करना चाहिए था वो ना करके जहां जो नहीं करना चाहिए था वो हो जाता है आपसे, और ये डिस्क्रिपेंसी सिचुएशन को आपके हाथ से निकल जाने पर मजबूर कर देती है। जैसे उस वाले मामले को लेते हैं जहां आप मल्टीपल बार आर्गुमेंट में फंसे, आपको भी पता है कि एक स्टेप पीछे बीच में ले लिया होता तो आर्गुमेंट खत्म हो जाता। हार या जीत का मामला तो है ही नहीं, क्योंकि किसी भी आर्गुमेंट का हार या जीत तो हुआ ही नहीं। भले आपने सामने वाले को अपने सारे लॉजिक के बाणों से घायल कर दिया, लेकिन उसका परसेप्शन तो बिल्कुल नहीं बदला, वो तो सेम है ना। ऐसे ही सेम रहेगा। जो लोग किसी एक परसेप्शन के साथ कनेक्ट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन को बदलना लगभग असंभव होता है किसी दूसरे के लिए, जब तक वो पर्सन खुद ना माने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम 1933 के बाद का 1933 से लेके 1945, जर्मनी में ज़्यादातर लोग ऐसे थे, मतलब मैक्सिमम मैं कहूँगा कि पूरी जर्मनी ही ऐसी थी जिसको लगता था कि हिटलर मसीहा है, यहूदियों को मार रहा है, बहुत बढ़िया और नेक काम कर रहा है। क्योंकि बोलना पड़ेगा
कि ज्यूइश को मार रहा है, ज्यूइश मतलब यहूदी, ज्यूइश को मार रहा है, और क्रिश्चियनिटी के लिए ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत सारे लोग मानते थे ये। और उसका जो निशान था, जिसे कई बार लोग स्वास्तिक समझने की गलती करते हैं, वो स्वास्तिक वगैरह नहीं था, वो हुक्ड क्रॉस है। 2 क्रॉस को जोड़कर बनाया गया, हुक्ड क्रॉस उसको बोलते हैं। आप गूगल करिएगा हुक्ड क्रॉस यूज्ड बिफोर हिटलर, ये सर्च करना, गूगल करना, उसमें लिखना हुक्ड क्रॉस यूज्ड बिफोर हिटलर बाय हुम, या हिंदी में लिखना कि हुक्ड क्रॉस 1900 नहीं, 1800 में, इन 1800 सेंचुरी हुक्ड, सन 1800 के शताब्दी में हुक्ड क्रॉस को कहाँ इस्तेमाल किया गया था। आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, और सिंबल वही है जो हिटलर वाला था। तो उसे स्वास्तिक कहना तो पागलपन है। तो कहने का मतलब है कि एक बार जो परसेप्शन जिसने बनाया, हिटलर के मरने के बाद में जर्मनी में बहुत सारे लोगों को रियलाइज हो कि अरे ये तो बड़ा जघन्य पाप हो गया, और उनके लिए फिर वो एक शैतान जैसा हो गया। उससे पहले नहीं था, उससे पहले तो सभी हेल हिटलर कर रहे थे ना। अगर आप हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्प पढ़ें तो कभी कभी आप चमत्कृत हो जाएंगे कि अरे ये तो बड़ा ज्ञानी टाइप का व्यक्ति था, बड़ा समझदार आदमी था, बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें उसमें लिखी हैं, उसने लिखी हैं। राष्ट्रवादी भी बहुत था, तो बहुत कुछ था। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आप दूसरे के परसेप्शन को, मैंने कहा, बदल नहीं सकते, तो बदलने की कोशिश नहीं करनी, मतलब आपको अपने आप को आर्गुमेंट्स में उलझाना नहीं है। वो वाली सिचुएशन जहां अकॉर्डिंगली आपकी योजना पर काम करते हुए भी आप एक प्रॉब्लम में फंसते हैं, वहां से पीछे नहीं हटना है, लगे रहिए, धक्का मारते रहिए, दरवाजा खुल जाएगा। छोड़ देंगे तो बंद, इस चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज है कि अगर आप अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी नहीं रन आउट करते, एक पॉजिटिव मैसेज समझ लें कि रन नहीं करते कि मुझे इस सिचुएशन में विन करना ही है, मेरे पास हारने का ऑप्शन नहीं है, तो आपका माइंड मेंटली स्ट्रांगनेस में नहीं आएगा। और वो जो मेंटल स्ट्रांगनेस है वो आपको ओवरकम करने में, सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने में, फिनेंशियल मामलों को कंट्रोल करने में, एक आपकी ऐसी परसेप्शन जहां आप दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है सोच रहे हैं, उससे बाहर निकल जाने में, अपने आप को लॉजिकली सही तरीके से स्थापित करने में, जो आपको सेटिस्फाई करे, किसी और को करे चाहे ना करे, में सफल हो जाएंगे। लगातार उनकी कृपा आपके ऊपर, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने पुरुषार्थ को, अपने स्वाभिमान को, अपने सेल्फ को जगाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। चलिए, आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस। देखते हैं कि आज की ओरेकल डेक आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देती है। जब कार्ड्स हाथ से गिरे दैट मीन्स इनको शफलिंग की ज़रूरत ज़्यादा है, अभी ये रेडी नहीं है रीडिंग के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी जब तक एक साइकिल को तोड़ नहीं देती, पुरानी रीडिंग की साइकिल को, तब तक काम नहीं चलता। ठीक है, तो अब ये सही चल रहे हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास गोपाल, भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है लॉर्ड कपिल, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं कपिल मुनि। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि मुनियों में मैं कपिल हूँ, तो वो हैं माता सरस्वती, ज्ञान की देवी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए मोहिनी मूर्ति, भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप। मोहिनी स्वरूप देखकर राक्षस विचलित हो गए थे, बड़े मोह में आ गए थे, और बाद में एक इंसिडेंट में भगवान शिव ने उनसे फिर रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपना मोहिनी रूप दिखाएं, क्योंकि हम देख नहीं पाए थे वहाँ पर। भगवान शिव तो विष पीकर चले गए थे वहाँ से, हलाहल पी करके समुद्र मंथन के दौरान। तो भगवान विष्णु ने फिर से अपना मोहिनी रूप धारण किया, तो भगवान शिव भी मोहित हो गए थे उनके उस स्वरूप को देख करके, बड़ा ही मोहक स्वरूप। और लास्ट कार्ड आपके लिए है स्कंद, भगवान शिव के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय। इन्हीं स्कंद की माता होने के कारण माता के नवरात्रों में उनके एक स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गॉड्स एंड गॉडेस कार्ड अपीयर हो गए हैं। आपको अपने अंदर एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने से बचना है जहां आप लालच में आकर के
मल्टीपल बार पास्ट में गलतियां कर चुके हैं, उस चीज़ से भी बचने की ज़रूरत है। थोड़ी स्थिरता लाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को ऑटोमेट होने भी देना है। मतलब इसको थोड़ा सा एक एक करके चलें। सबसे पहले भगवान कृष्ण आपके लिए, भगवान गोपाल, उनका गोपाल स्वरूप, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, सिंपल सी है, प्यारी सी है कि जो जैसा आ रहा है उसे आने दो। पहले आने तो दो, फिर देखते हैं क्या करना है। पहले से परसेप्शन नहीं बनाना। अभी आपको बताया था ना कि आप परसेप्ट करते हैं दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उसको बोलूँगा हेलो, वो बोलेगी कैसे हो, फिर मैं उसको जवाब दूंगा मैं अच्छा हूँ, फिर वो ये पूछेगी अरे उसने कुछ नहीं पूछा यार, तुम अपने दिमाग में ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। ड्रामा मतलब नाटक, है ना। नाटक के पात्र होते हैं ना, इसने ये कहा फिर उसने वो कहा, फिर इसने ये कहा फिर उसने वो कहा, फिर इसने ये कहा फिर उसने वो कहा, तो वो अपने दिमाग में मत चलाओ आप। वो मना कर रहे हैं, कहते हैं जो जैसा आ रहा है उसे आने दो, तभी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। सिचुएशन को तभी हम रीड कर पाएंगे। एक बार जब सिचुएशन को रीड करना शुरू करें तो कपिल मुनि का कार्ड जो कहते हैं ना, जल्दबाजी नहीं करना। अब डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि अभी जो ऑब्जर्व हुआ है, अभी जो ऑब्जर्वेशन हुई, ये पहले फ्रेज की है। ये तो वैसा दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए, जो दिखाई देना चाहिए, नजर आना चाहिए, ठीक, वैसा नहीं है जो एक्चुअल में है। सुबह का सूर्य लाल दिखता है तो क्या सूर्य लाल है? नहीं है, अलग कलर का है। दोपहर में देखिए सफेद दिखने लगता है, अब क्या सूर्य सफेद है? अब तो वैज्ञानिक कहते कहते सफेद भी नहीं है, वो तो येलो कलर का है। हमें सफेद दिखता है क्योंकि हमारा वायुमंडल उसके कई सारे चीज़ों में फिल्टर मार देता है, छान देता है ना पूरा तो इसलिए हमें उसका एक्चुअल कलर नहीं दिखता। तो कपिल मुनि वही कहते कहते जो दिख रहा है वो सिर्फ एक छवि है, छाया है, ये वो नहीं है जो यथार्थ है। इसलिए रुको, इंतजार करो, ऑब्जर्वेशन को पूरा होने दो। जो अभी ऑब्जर्व किया है, ये तो पहला फ्रेज था ना, ऑब्जर्वेशन को पूरा होने दो, इंतजार करो। जब रुकते और इंतजार करते हैं आप, तो उस समय में आप, एक तो ऑब्जर्वेशन पूरा हो रहा है, अब सामने वाली चीज का स्वरूप बदल रहा है जो आपको समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ आपके भीतर कुछ बदल रहा है। जो आपके भीतर बदलता है वही आपको आगे आकर के, आगे चलकर निर्णय लेने में मदद करती है। लेकिन अब सरस्वती कहती हैं कि यहां अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की गलती नहीं करनी है। यहां अपने आप में एक स्थिरता लेकर आनी है, जैसा कि कपिल मुनि कहते हैं, और उस स्थिरता के कारण ही सही निर्णय लिया जा सकता है। अगर स्थिरता को हम हटा दें तो फिर एक ऐसा निर्णय होगा जो कई बार पीछे, रिप्लिका उसकी पीछे है, कई बार गलतियां हो चुकी हैं जहां जल्दबाजी, घबराहट और लालच में सब गड़बड़ करी है। लेकिन अब अगर आप यहां स्थिरता दिखाते हैं तो क्या होगा, तो आप अपने आप को समझ जाएंगे। एक तो था सिचुएशन को अंडरस्टूड करना, अब है आप अपने को समझ जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए। और आपका ये चूजीनेस अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पर एकाग्र होने में मदद कर देगा। एक बार जब आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो गए और उस टारगेट के लिए आपने कदम उठा लिए, बढ़ा लिए, तो स्कंद कहते हैं कि अब रोकना असंभव है खुद को भी, तो दूसरा क्या रोक पाएगा। लेकिन यहां आपको इस बात का ध्यान और भान रखना होगा कि सिचुएशन में टारगेट को अचीव करने के लिए अगर किसी प्रकार की मदद मिल सकती है, खोजने नहीं जाना है। कभी कभी होता है ना कि आप बाहर खोज रहे हैं और हेल्प घर पे ही है, घर पे ही मदद रखी हुई है। तो एक तरीके से आपको मदद अगर मिल सकती है बिना किसी एफर्ट के, और मदद करने वाली या मदद करने वाला इसके बदले कुछ चाहता भी नहीं, सिर्फ प्रेमवश, प्रेम मतलब जरूरी नहीं लड़का लड़की का प्रेम हो, हमारे मित्रों से भी हमें प्रेम होता है। प्रेम को बड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया है फिल्मों ने और बाकी कहानियों वगैरह ने। प्रेम का मतलब प्रेम होता है, ठीक है। कोई अपनी माँ से प्यार करता है तो वो प्रेम है, बहन से करता है वो भी प्रेम है, पत्नी से करता है वो भी प्रेम है। प्रेम के ही अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो पर्सन आपको प्रेमवश अगर हेल्प करना चाहती है या चाहता है तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी मदद के बदले में उसे कुछ चाहिए तो ये प्यार नहीं है, ये मदद नहीं है, ये सिर्फ सौदा है, सिर्फ एक बिजनेस डील है। और आपके लिए मोहिनी मूर्ति कहती हैं कि इस बिजनेस डील में भी अगर आपके बेनिफिट्स आपको दिखते हैं तो कर लो,
पीछे मत हटो। आपको क्या लगा मना करेंगे? नहीं, तो कर लो, बट जानते रहो कि दिस इज अ बिजनेस डील, नॉट एन इमोशनल डील। या कोई इमोशन नहीं है, सीधा बिजनेस है। तो मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूं। सामान खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं भैया हमारा काम करो, मतलब हमें फलाना सामान दे दो। हम तुम्हारा काम करें, मतलब तुमको पैसा दे दें। एक हाथ ले एक हाथ दे, टाटा बाय बाय, खत्म मामला। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान रखते हैं तो जैसा कि आपके लिए अभी आया था कि एक ऑब्स्टेकल आ सकता है या एक ऐसी निगेटिविटी आ सकती है जो आपकी योजना के ऑटोमेट होने के बावजूद, आपकी योजना के क्रियान्वयन के बावजूद आपको नेगेटिव पहलू मिल जाए, तो ये कहते हैं कि वो नेगेटिव पहलू भी मैनेज होगा और मुड़ेगा पॉजिटिविटी में, क्योंकि उस नकारात्मकता के पीछे सकारात्मकता छिपी हुई है। हमें बस उसे उठाकर उलट देना है। आप कर तो आसानी से ले जाएंगे, लेकिन मैंने आपको डिवाइन गाइडेंस भी दे दी ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो पाइल नंबर 2 ये रीडिंग आपके लिए यहाँ हो गई है कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।